तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि रियोंग भी वहां पर पहुंच जाती है और आकर हमारे भाई रियोंग को गले से पकड़ती है और उसे कहती है कि अब तो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया, तुम जहां पर मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो और उसके साथ क्या करने वाले थे। तो वो उसे गले से पकड़ते हैं, इसी के साथ ही अपनी 3 हिमालय फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करती है तो वो उसे घसीटते हुए काफी दूर ले आती है, यानी कि वो होटल से बाहर निकलती है। होटल की दीवार को तोड़ते हुए सामने एक माउंटेन होती है जिसके साथ वो जाकर उसे टकराती है। तो उस माउंटेन के साथ टकराकर उसे कहती है आज यही माउंटेन वॉल तुम्हारी कब्र बनने वाली है, मैं यहीं पर तुम्हें गाड़ दूंगी। जबकि दूसरी तरफ से हमारा जो रियोंग होता है वो कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर मेरे साथ हुआ क्या है। यहाँ पर फ्लावर गार्डन में चला गया था जहाँ पर मुझे एक फूल पसंद आ गया था, लेकिन असल में वो फूल बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड था और मेरे जैसे असैसिन को फ्लावर्स के पास नहीं जाना चाहिए। और मुझे आज ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गई। और इसी के साथ जो अपनी तलवार को घुमाते हुए रियोंग बी के ऊपर अटैक करता है तो रियोंग बी के कंधे को जख्मी कर देता है जिससे रियोंग बी पीछे की तरफ गिरती है। और उसके बाद हमारा जो भाई रियोंग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक बात समझ चुका हूँ कि फ्लावर्स जो होते हैं वो असैसिन्स के लिए सूटेबल नहीं होते। भाई रियोंग जब फिर से अपनी तलवार लेकर जंप करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि फूल जो होते हैं ये हमेशा तोड़ने के लिए होते हैं, फूलों का मतलब ये होता है कि उन्हें तोड़ डालो। यहाँ पर मैं यही करने वाला हूँ। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो वो फिर से अपनी एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करती है जिससे वो उसकी तलवार को फिर से वहां पर धुआं बना देती है। तुम्हारी भाई रियोंग की तलवार उसके पास पहुंचने से पहले धुआं बन जाती है। रियोंग भी जो होती है उसके कंधे से पकड़ती है और उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि फूल तोड़ने के लिए होते हैं? तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर एक कमजोर से इंसान और बहुत सी लो लेवल के स्किल्स के साथ आकर मेरे गार्डन से मेरे फूलों को तोड़ सकते हो। और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर उसके कंधे से मांस को नोच लेती है। रियोंग फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, कहता है कि अगर मैं तुम्हारे गार्डन के फूलों को तोड़ नहीं पाया तो मैं तुम्हारे गार्डन के फूलों को पांव के नीचे मसल दूंगा। जब रियोंग उसके ऊपर अटैक करता है तो रियोंग भी पीछे की तरफ गिर जाती है। तो उन दोनों के वहां पर फाइट की वजह से काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं। तो उनके जो सोल्जर्स होते हैं ऊपर ही खड़े होते हैं, ठीक है, रियोंग बी के जो साथी होते हैं ऊपर खड़े होते हैं। तो ऊपर खड़े खड़े ये सारी फाइट को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो एक दूसरे से कहता है क्या तुम देख रहे हो वो लड़का कितना ज्यादा स्पेशल है, क्या तुम वो देख रहे हो? वो तुम्हारी मिस्ट्रेस का बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहा था। दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। तो दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि दोनों के स्किल्स लेवल्स में काफी बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता है कि फिलहाल कभी हमारी मिस्ट्रेस वहां पर सिर्फ और सिर्फ वार्म अप कर रही है और अभी यहाँ पर वो सीरियस होने वाली है। और इसी के साथ वो पूरे का पूरा होटल गिर जाता है। उसके साथ वो दोनों बाहर की तरफ निकलते हैं, दोनों वहां पर आपस में अभी फाइट कर रहे होते हैं। तो भाई रियोंग यहाँ पर उसकी जेड अटैक एलिमिनेशन टेक्निक को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। इसके साथ वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है अगर मैं स्पीड के साथ इसके ऊपर आगे बार का अटैक करूंगा तो मुझे लगता है कि इसकी अटैक एलिमिनेशन टेक्निक मेरे पर काम नहीं करेगी। तो वो बड़ी तेजी के साथ 3 अटैक्स करता है, यानी कि तीनों साइड के ऊपर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन रियोंग भी तीनों अटैक्स को वहां पर अटैक एलिमिनेशन टेक्निक के साथ नॉलिफाई कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे आगे निकल सकते हो? तुम यहाँ पर कितने ही अच्छे क्यों ना हो, इतने सारे स्किल्स होने के बावजूद तुम यहाँ पर मेरे पाँव को भी टच नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही ऊपर वाली साइड से वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे आती है। इस बार वो स्पेशल टेक्निक जिसका नाम येलो ड्रैगन स्पिन होता है उसको यूज करती है। जब वो येलो ड्रैगन स्पिन को यूज करती है तो इसी के साथ हमारा भाई रियोंग जो होता है वो घूमता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है, वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है तो वहीं पर नीचे गिरकर उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और रियोंग भी जो होती है उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और साथ ही अपनी उंगली को उसके माथे पर रखती है और कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को खत्म करने का वक्त आ चुका है। जबकि हमारा भाई रियोंग वहां पर सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला है। इसके अटैक की वजह से मेरी सारी की सारी की पावर स्कैटर हो चुकी है और मैं यहाँ पर और ज्यादा की पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं की पावर को यूज नहीं कर सकता तो मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई रियोंग बी से कहता है कि बैक रियोंग बी, ये तो बहुत ही बुरी बात है कि तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज करते हुए एक छोटे लड़के के ऊपर अटैक कर रहे हो जिसके स्किल्स तुमसे बहुत ज्यादा इंफीरियर है। नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसी मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो अपनी आइस के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जब वो आइस के साथ उसके ऊपर अटैक करती है तो वो भी उसके अटैक्स को अवॉइड करती है और कहती है कि तुम कौन हो, कहां पर हो। साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देखती है कि उसका हाथ जो होता है वो बर्फ में जमा होता है। तो वो कहती है कि ये तो एक्सट्रीम जिन एनर्जी है, क्या तुम चोनशान की माउंटेन गर्ल वीवी हो, चोनशान माउंटेन की स्नो गर्ल वीवी, क्या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर गोस्ट वैली की नई हेड कहूँ, क्योंकि अब तुम गोस्ट वैली की नई हेड बन चुकी हो। वीवी उसे कहती है कि तुम जो चाहे मुझे कह सकती हो, लेकिन ये बंदा जिसे तुम मारने की कोशिश कर रही हो इसे तुम मार नहीं सकती, इसे मैं अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। तो बैक रियोंग बी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर से डर जाऊंगी? मैं तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। तो हमारी वीवी उसे कहती है हाँ ठीक है, तुम यहाँ पर मुझसे मत डरो, लेकिन कम से कम तुम्हें इस बात का डर तो होना चाहिए कि तुम अपनी बेटी की जान खो दोगी। जरा दूसरी तरफ देखो। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर चाचा खड़ा होता है। तो चाचा ने सोचियोन के गले के ऊपर अपनी तलवार रखी होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर सोचियोन के बारे में तो भूल ही गई थी कि सोचियोन भी यहीं पर है और इस बंदे ने यहाँ पर उसके गले के ऊपर तलवार रखी हुई है और उसे देखकर लगता है कि वो अगर चाहे तो उसकी गर्दन काट सकता है। और इसी के साथ उसके 8 साथी जो होते हैं उन सभी को भी वहाँ पर उनके साथियों ने घेर लिया होता है। वीवी से कहती है कि इस वक्त हालात तुम्हारे हक में बिल्कुल भी नहीं है और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर से निकल कर जा सकते हो आसानी से, चुपचाप यहाँ से चली जाओ तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम एवा पैलेस को छोड़कर यहाँ पर आई हो तो मैं सीधा वहाँ पर जाती एवा पैलेस में, वहाँ पर से जाकर होटेलिटी के फ्रूट को चोरी करके ले आती। तो काफी ज्यादा लकी हो कि मैं पहले यहाँ पर इस लड़के को बचाने के लिए चली आई। तो ये बात
बात सुनने के बाद रियोंग भी कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे वापस जाना होगा कि मेरी हालत यहाँ पर सबसे ज्यादा खराब है। एक कीड़ा जिसके मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत ज्यादा बुरे हैं, जो यहाँ पर मरने वाला था मेरे हाथों से, और मेरी बेटी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ वो इस लड़के के प्यार में पड़ चुकी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मरने वाला कीड़ा है। लेकिन मेरी हालत इन दोनों में से बहुत ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ और मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है। तो वो वीवी से कहती है ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आते हुए कहते हैं कि फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और अगली बार अपने इस लड़के से कह देना कि गिव अप कर दे, क्योंकि अगली बार जहाँ पर दिखाई दिया तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगी और सिर्फ इसकी नहीं बल्कि गोस्ट वैली के सभी लोगों को मार डालूंगी। यहीं पर सोचियोन जो थी अभी भी हमारे भाई रियोंग की तरफ ही देख रही होती है और कहती है काश हम लोग उस दिन मिले ही नहीं होते। ये एक वाकई में बहुत ज्यादा बुरा रिलेशनशिप है और साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि हम लोग दोबारा एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो भाई रियोंग को वहां से वापस लाने के बाद हमारा भाई रियोंग अपने रूम में बैठा होता है, वहां पर अपने जख्मों को हील कर रहा था, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, मेरे जिंदा रहने की वजह क्या है, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। वहाँ पर यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कितनी बेकार जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे एक ऐसा इंसान होना चाहिए था जिसने खूबसूरत जिंदगी देखी हो। भाई रियोंग कहता है कि उस वाक्य को 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 10 दिन के बाद भी यहाँ पर मैं बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे दोबारा से उठकर अपनी तलवार उठाकर लोगों को मारना चाहिए। पता नहीं मेरे लिए यहाँ पर सांस लेना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है और ऊपर से मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे इसकी वजह भी नहीं मालूम। और वो अपने आंसू पहुंचता और कहता है कि मैं अपने आंसू को निकलने से रोक नहीं पा रहा, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर साथ ही उसे यहाँ पर सोचियोन याद आती कि सोचियोन वहाँ पर पंछी को रख रही थी, सोचियोन को वहाँ पर देख रहा था। वो कहता है क्या ये सोचियोन के बारे में, क्या सोचियोन को इस बारे में पता होगा कि मेरे आंसू क्यों नहीं रुक रहे, मेरे जिंदा रहने की वजह क्या है। उसने मुझसे कहा था कि मेरे जिंदा रहने की वजह कुछ और होनी चाहिए, यहाँ पर मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए बल्कि लोगों को बचाना चाहिए, यही मेरे जिंदा रहने की वजह होनी चाहिए। भाई रियोंग कहता है कि मुझे अगर सवालों के जवाब चाहिए तो मुझे लगता है कि मुझे सोचियोन से जाकर मिलना चाहिए, मुझे सोचियोन से मिलना पड़ेगा तभी मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो वहाँ पर बैठे बैठे याचा से कहता है याचा मैं चाहता हूँ कि तुम फिलहाल के लिए मुझे मत ढूंढना, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। याचा से कहता है कि ठीक है हम लोग तुम्हें नहीं ढूंढेंगे और इसी के साथ हमारा भाई रियोंग वहाँ से भागता बाहर निकल जाता है। तो वो वहाँ पर सोचियोन से मिलने के लिए जाता है। रियोंग कहता है कि इससे पहले कि देर हो जाए मुझे जाकर सोचियोन से मिलना होगा। तो वो उसी होटल में चला जाता है जिस होटल को उन लोगों ने तोड़ा था, वो उस होटल में जाता है। इसके बाद एवा पैलेस का सीन दिखाते हैं कि एवा पैलेस से उनकी यंग मिस जो होती है सोचियोन जो होती है वो भी उठकर भाग गई होती है। मिस्ट्रेस वहां पर आती है और आकर नौकरानियों से पूछते हैं मुझे बताओ कि वो कहां पर है। तो वो लोग कहती हैं कि वो लोग तो काली यहाँ से चली गई थी, उन्होंने यहाँ पर आपको बताने से मना किया था। तो मिस्ट्रेस गुस्से के साथ कहती है कि वो यहाँ से काली चली गई थी, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ना बताने की। तो वो कहती है कि मिस्ट्रेस ने हमें स्ट्रिक्टली कहा था कि वो आपको इस बारे में कुछ भी ना बताएं, आप उसे बाहर नहीं जाने देंगी। मदर गुस्से के साथ कहती है कि आखिर उस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, वो कहां पर भाग कर जा सकती है। फिर साथ ही वो अपने लोगों से कहती है कि जाओ जाकर उसको ढूंढ कर लाओ, अगर वो वापस आने से मना करे तो उसे खींचते हुए वापस ले आना, तुम्हें इस बात की इजाजत है। साथ ही नेक्स्ट में होटल का दिखाया जाता है जहां पर हमारा भाई रियोंग होता है। भाई रियोंग उठकर खिड़की खोलता है और बाहर बहते हुए पानी को देख रहा होता है। इसी के साथ ही हमारी सोचियोन उठती है और जाकर उसे पीछे से गले से लगा लेती है और उसे कहती है इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तुम्हें थोड़ी देर और मेरे साथ सोना चाहिए था। भाई रियोंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ ही तो फिर से सोना है। और इसी के साथ ही वो उसे वहां पर किस करता है। ये दोनों तो यहाँ पर वाकई में प्यार में पड़ गए हैं। तो एक एवा पैलेस की यंग मिस और दूसरी तरफ से दूसरा जो है वो गोस्ट वैली का असैसिन है। और असैसिन की जॉब छोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं होता क्योंकि वो लोग इसे वहां से निकलने नहीं देंगे। और हम लोग इस लव स्टोरी का अंजाम अगली एपिसोड में देखेंगे कि दोनों का क्या बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।